बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं। आज की तारीख की बड़ी अहमियत है 5 जुलाई की, ना सिर्फ इस लिहाज से कि मार्शल लॉ लगाया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि आज ही तारीख के हवाले से इमरान खान साहब ने भी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं जो उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो तमाम साजिशों के बारे में इल्म है, इन तमाम किरदारों को मैं बेनकाब कर दूंगा। और इससे मुतालिक और भी बहुत सारी अहम बातें हैं जो कि इमरान खान साहब ने की हैं। आज की तारीख के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म जारी किया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि 5 मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसको PTI के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। आज ही किस अहम तारीख के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि अभी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि असरअंदाज हो सकती हैं किसी ना किसी तरफ से किसी एक फरीक के हक में, वो ये है कि आवाम को रिलीफ के नाम पर जो मंसूबों का ऐलानात किए जा रहे हैं उस पर भी आज की इस तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। हमजा शहबाज साहब को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें तलब कर लिया गया है। आज की इस तारीख की अहमियत और आज के दिन होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, मगर कराची के हवाले से भी बहुत अहम अपडेट्स हैं जो सामने आ रही हैं। MQM लंदन के बड़े अहम और करीबी रुकन समझे जाते हैं बाबर गौरी साहब, वो पाकिस्तान क्यों आए हैं, उनकी अचानक से वापसी की वजह क्या है, क्या कुछ और सोचा जा रहा है कराची के हवाले से, ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। हारून साहब, आज की तारीख में बहुत सारे वाक़यात अहम हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब को नोटिस जारी हो गया और तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, तलब तो कर लिया है, लेकिन हम देखेंगे कि रवैया क्या है। इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम है। ये जो आज नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, ये 1 महीना पहले जारी होना चाहिए था, बहुत पहले जारी होना चाहिए। 5 जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसमें ताख़ीर का क्या सवाल है। सारी दुनिया देख रही है इलेक्शन में धांधली हो रही है, और कोई 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं या 36 घंटे शायद गुजर चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये वोट बढ़ गए हैं 61%, 38%, 36%। इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देते वो। तो इसके बारे में ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो वज़ीर आला है नहीं, वो मुस्तकिल वज़ीर आला, बाकायदा वज़ीर आला थोड़ी है, निगरान वज़ीर आला हैं। वो 120 अरब रुपए कह रहे हैं, 120-160 अरब रुपए का वो पैकेज होगा, और वो तो मेरा ख्याल होगा ही नहीं। वैसे वो मतलब अगर शुरू भी किया तो कुछ अरसे के बाद कोई बहाना बना के IMF ने कह दिया या फलां ने कह दिया रोक देंगे। इस तरह की कई स्कीमें वो माजी में भी कर चुके हैं, नून लीग कर चुकी है। वो PD टैक्सी स्कीमों में कोई 70 करोड़ डॉलर जो हैं वो बैंकों को नुकसान हुआ था। इसी तरह और स्कीमों में भी बहुत तबाही हुई है। तो ये कोई जारी रहने वाली चीज़ नहीं। लेकिन बहरहाल ये 13 दिन तो रहते थे इलेक्शन में जब उन्होंने ऐलान किया, तो इसका क्या मतलब है। पहले ये खबर आती रही कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा है कि कानून के मुताबिक है, फिर बाकायदा खबर यही आई कि उन्होंने तलब कर लिया, प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया। हम देखेंगे वो करते क्या हैं। उन्हें तो कल फौरन उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था और इसको रोक देना चाहिए था कि भाई ये 13 दिन में तो कोई ऐसी लंबा पीरियड नहीं है जिसका हम इंतजार नहीं कर सकते। वो देखते हैं क्या करते हैं वो। और इमरान खान साहब का आपने कहा, तो इमरान खान का तो वो अपना जो है यानी बहुत अहम है ये बयान इस लिहाज से कि वो ये कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बाकी उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। यानी जो जुबान अताउल्लाह तारड़ बोल रहे हैं, वैसे तो शहबाज गिल भी कोई कसर छोड़ते नहीं है, और ये लोग समझते नहीं है कि सियासी जमातें एक दूसरे को डिस्क्रेडिट कर देंगी तो फिर 5 जुलाई आया करता है जी, या फिर 58 की तरह मार्शल आता है, कोई मुशर्रफ आता है, कोई याया खान आता है, कोई ज़िया-उल-हक आता है। बहरहाल वो उसको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खातून का क्या जिक्र है भाई, अगर वो खातून अव्वल के बारे में वो कर रहे हैं, साबिक़ खातून अव्वल के बारे में, तो वो शरीफ खानदान की खुदा न खास्ता खातून के बारे में करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कतन जवाब में भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई करे भी जवाब में भी नहीं करना चाहिए। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब भी दलील ही होता है। तो वो उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं उस ख़ानदान के खातून पे, अब उनकी इस पे बनाएं। और बहुत सारे केसेस हैं, हमें पता होता है लोगों के खातून के मामलात का, नून लीग के लीडरों का भी पता है। बाज़ चीज़ें सोशल मीडिया पे चली भी हैं, बाज़ तो बेहुदा हैं, जाली हैं, झूठी हैं, बात सही है, उसकी तरदीद भी नहीं हुई।
तो ये काम जो है ये नहीं करना चाहिए, और ये न करें। और इलेक्शन में धांधली तो साफ नजर आ रही है, इसमें क्या शक है इलेक्शन में धांधली के बारे में। यानी हमजा शहबाज कैसे वजीर आला हैं जी? किस हिसाब से वजीर आला हैं? वो खरीदे गए वोट हैं 20-25, और वो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। अजीब कानून की ताबीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इत्तेजाज हसन जैसे वकाला से पूछे ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ये हमारी समझ से तो बाहर है कि आइन की क्या इंटरप्रिटेशन और कानून की क्या इंटरप्रिटेशन है, बस खरीदे गए वोटों से एक आदमी वज़ीर आला बना है, उनको वो डिस्क्वालीफाई करती है सुप्रीम कोर्ट। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गालबन किसी केस में कि जी आप लोग तैयारी करके हैं, आपने वोट दिया है, तो आपका क्या इस्तेहकाक बाकी रह जाता है। सही। तो वो इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और यहां तक नौबत कभी नहीं आई थी। उन्होंने ये कहा है कि गद्दारी की गई है, साजिश तो रही अलग। उन्होंने कहा बाद लोगों ने गद्दारी की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, और मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने वीडियो बना के कहीं रख दी है, और जान को भी उनका खतरा है। मैं इस प्रोग्राम के बाद करूंगा एक व्लॉग, तो उसमें कोई तफसील बताऊंगा कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। अच्छा। जो इस मकसद के लिए आए थे। सही है। तो ये बड़ी एक तल्ख सूरत हाल है। ये एस्टेब्लिशमेंट को इसका एहसास होना चाहिए। ठीक है, हालात लीग को एहसास होना चाहिए, पीटीआई को भी होना चाहिए। इस तरह जब लड़ेंगे लोग आपस में, मुल्क की हालत ये हो गई है, कोरिया तक से तो कर्जा मांग रहे हैं। नहीं, कोरिया जिसने पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान से फायदा उठाया था, और नौबत यहां तक आ गई कभी ये मुल्क 7% की शरह से तरक्की कर रहा था। 1990 तक तो ये सूरत हाल थी कि ये खित्ते का सबसे माशी तौर पे मुस्तहकम मुल्क था, इंडिया से बांग्लादेश से फार बेटर था। इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे और किरदार कुशी करेंगे और गाली गलौज करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? कोई हुदूद और कुयूद होनी चाहिए। ठीक है, मजाक तो नहीं बना देना चाहिए। ठीक है, 1977 के ऊपर माजी की तरफ ले जाते हैं जरा तारीख को। आपने कहा हालात ऐसे बनेंगे तो 5 जुलाई जैसे वाकयात हुआ करते हैं। हारून साहब, 5 जुलाई को हुआ क्या था? किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? किसने क्या गलतियां की थी जो हालात इस नहज पर पहुंचे थे? हालात इस नहज पर पहुंचे थे इसलिए कि डेडलॉक हो गया था जुल्फकार अली भुट्टो और अपोजिशन के दरमियान। 9 पार्टियों का अलायंस था, तो वो 9 सितारे उन्हें कहा जाता था, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। हैं जी, ये शायद पाकिस्तान नेशनल अलायंस है, मैं को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। जी, PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसमें सारी पार्टियां शामिल थी। जिस तरह आज सारी पार्टियां PDM की शक्ल में जमा हैं, फर्क ये है कि इन्हें तो सरपरस्ती हासिल है, वो तो अपोजिशन की पार्टियां थी, उन्होंने खौफजदा कर दिया। इसमें भुट्टो ने उनको, इसमें इमरान खान के लिए भी एक नुक्ता है। खैर, भुट्टो साहब ने तो ANP के लीडरों को सबको जेल भेज दिया था, और अपोजिशन लीडर भी सारे जेल में थे। 329 आदमी मारे गए, इलेक्शन में रिगिंग हुई, और वो तो रिगिंग तो एक ऐसी चीज है जो मुसल्लमा है। यानी उसकी पहली बात तो यह है कि भुट्टो खुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और चारों बदर बिला मुकाबला मुंतखब हुई। किस तरह की जमहूरियत है? जाती फौज उन्होंने बना रखी थी FSF के नाम से। अब कहा यह जाता है कि उनको फांसी दी गई और बड़ा तारीख दौर शुरू हुआ। ये ठीक है, मुकदमे में जो गवाह हैं वो सरकारी असर और रसूख से लाए गए, ये बात दुरुस्त है। कानूनदान उस मुकदमे को तस्लीम नहीं करते, उस फैसले को, और उसका हवाला नहीं दिया जाता। लेकिन ये तो वाक़या है ना कि अहमद रज़ा कसूरी के वालिद कत्ल हुए थे, उनको किसने कत्ल किया था? कोई सवाल का भी जो तो जवाब दे ना। और बहुत से लोग कत्ल हुए। चौधरी ज़हूर लाई को मुझे गवर्नर ने खुद बताया, अकबर बुगटी ने, कि मुझसे कहा गया था कि इनको मत जेल से कराची या आ रहे थे या कोटा ला रहे थे कि उनको रास्ते मार डाले। मैंने कहा हम बलोच ऐसे नहीं करते। अब तो माशाल्लाह बलोच जो हैं लीडर, वो अकबर बुगटी को बड़ा बुरा समझा जाता था, लेकिन उनके पास उसूल थे। अब तो ये है वहाँ पंजाबी कत्ल हुए, सराइकी कत्ल हुए, उर्दू स्पीकिंग कत्ल हुए, किसी ने नाम ही नहीं लिया। बलोचों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं तो वो ज्यादतियाँ हैं, उसका सद्दबाब होना चाहिए, मगर इसका क्या मतलब है? खैर, बहरहाल डॉक्टर नज़ीर जमात इस्लामी के कत्ल हुए डेरा गाजी खान में, जो एक अवामी हीरो थे, बिल्कुल उस तरह जैसे गवादर में जमात इस्लामी का है कि इंडिविजुअल जमात इस्लामी में बाज़ ऐसे पैदा हुए हैं, जैसे गवादर में अब एक लीडर उनका पैदा हुआ है, जैसे कराची में नेमतुल्लाह खान थे।
तो भुट्टो की कंट्रीब्यूशन भी है। देखिए एटमी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, वही शुरू कर सकते थे, इतना बड़ा इनिशिएटिव वही ले सकते थे। उन्होंने आईन बनाया, वो आज तक वो आईन जो है वो जोड़ने में हेल्पफुल तो है बहरहाल, अगरचे आईन ने नहीं जोड़ रखा क्योंकि आईन को हम दिल से मानते नहीं है। बहरहाल आईन बनाया, मुत्तफका बनाया, अगरचे बाद में 1 हफ्ते के अंदर ही 6 तरमीम कर दी, जिसको अमेरिका को 150 साल लगा था 6 तरमीम कर लिए, तो उन्होंने 1 हफ्ते में कर दी। अच्छा, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी इसका ये सिलसिला जो है ये शुरू किया। पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से बना करता था, लोग सोच नहीं सकते कितनी मुश्किल से बनता था, वो इसको खोल दिया, उससे वो रास्ता खुला। अगरचे ये जो पैसे अब आ रहे हैं 31 बिलियन डॉलर, ये उस वक्त नहीं आते थे जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया है, तो उसके कुछ अरसे बाद के फिगर्स मुझे याद है 750 मिलियन थे, यानी 1 बिलियन भी पूरा नहीं था। तो भुट्टो में भी और इमरान खान में एक चीज मुश्तरक है, और वो ये है कि दोनों के बारे में ये कहा जाता है नार्सिज्म है उनमें, नरगिसियत है, खुद पसंदी है, और मुखालिफिन को खौफजदा करते हैं। मगर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पे तो कोई मुकदमा नहीं कायम किया इमरान खान ने, और ज़्यादातर मुकदमे पुराने हैं और करप्शन के हैं और दुरुस्त हैं, उसकी सब तफसीलात सबको पता है। ज़्यादातर मुकदमात तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वो दोनों ने एक दूसरे पे बनाए। पीपल्स पार्टी के दौर में उन पे बने, पीपल्स पार्टी के दौर में तो मियां शरीफ को घर से उठा लिया गया था, यानी नवाज शरीफ के बालद तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो पस पर्दा तो थे, उनको उठा ले रहा, और रहमान मलिक साहब उठा के लाए थे जिनके घर पे मीसाक के जमहूरियत हुआ। तो गलतियां भी भुट्टो ने तारीखी की, उन पे पाकिस्तान तोड़ने में भी इल्जाम है कि उन्होंने याहिया खान का साथ दिया, जो बिल्कुल ठीक है, असेंबली का इजलास नहीं होने दिया, कंट्रीब्यूशन भी उनकी है। देखिए इससे जो साइंसदानों का रवैया है ना वो इख्तियार करना चाहिए। बहुत से साइंसदानों ने बहुत से गलत नजरियात पेश किए, लेकिन बाद में आने वालों ने उनकी तहकीर और तौहीन नहीं की। जो बात दुरुस्त है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मानना चाहिए। ज़िया-उल-हक के ज़माने में पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क था, उसने एक सुपर पावर को शिकस्त दी। कहा जाता था जी अमेरिका की मदद से, तो अब किसकी मदद से दे दी? तालिबान ने अब भी शिकस्त दी ना। नजरियात तो उनके जो भी हैं उनसे इख्तलाफ हो सकता है, हर मोतदल मिजाज आदमी को उनसे इख्तलाफ ही होगा। अब ये महंगाई नहीं थी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहायत साफ सुथरी थी, उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। मुझे पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने कहा हम ढूंढ के मर गए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। गलतियाँ उन्होंने भी की पहाड़ जैसी, मसलन ये मजहबी तबके की इतनी सरपरस्ती की कि वो सर पर ही चढ़ गया। बिल्कुल उनके दौर में हीरोइन का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तो कभी पाकिस्तान में ठीक ही नहीं रहा, पुलिस को ज़ाहिर ठीक नहीं किया, इब्नुल वक्त सियासतदानों को आगे लाए और वो आज तक हम उन्हें भुगत रहे हैं। और ये असला बहुत आम हो गया, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, और अमेरिका पे निसार जो पहले ही था और बढ़ गया। ठीक, और आज हम उसकी ये कीमत चुका रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और आज रूस ने कह दिया कि वो सलामती कौंसिल की मुस्तकिल सीट के लिए हमायत करेगा इंडिया की। जी, मतलब हमारे हाथ बंधे हुए, जो हमने कोशिश की एक नीम दिली के साथ, इमरान खान रूस गए तो एस्टेब्लिशमेंट भाग गई, और वजारत खारजा तो वैसी बेचारी है, और सियासी जमातों ने सिचुएशन से फ़ायदा उठाया कि भाई हमें इक़्तिदार हासिल करने का मौका है। रोज़ कहते हैं जी देखो जी इसने IMF को नाराज़ कर दिया, देखो जी इसने अमेरिका को नाराज़ कर दिया। वो अमेरिका अल्लाह ताला है। दुनिया में जो कौमें सुरखरू और सरफराज हुई हैं वो किसी के बल पे थोड़ी हुई हैं, वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं। सबक 5 जुलाई में ये है कि जमहूरियत को दिल से माने, अदालतें काम कर रही हों, पुलिस ठीक हो, पुलिस इस्तेमाल। भुट्टो साहब ने तो अपनी जाती फौज भी बना ली थी, FSF। वो किस लिए बनाई थी? 10,000 आदमी, और उसके सरबराह इवादा गवाह बना उनके खिलाफ। बाद में एक कहानी घड़ी गई कि जो कादियानी थे, वो कादियानी था नहीं था तो भुट्टो साहब ने उसको बनाया था ना, उसे जमात इस्लामी ने या मुस्लिम लीग ने तो नहीं बनाया था। और फिर ये कि मुल्ज़िम कौन था, कितना अरसा गुजर गया उस कत्ल को, 48 साल गुजर गए, तो कोई बताए ना कि वो मुल्ज़िम कौन आदमी था जिसने अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को कत्ल किया। सही, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि इमरान खान और भुट्टो साहब की मुमासलत है, नरगसियत है, मगर इमरान खान साहब ने जो बात किया साहब, वो कहते हैं एक और मुमासलत है, वो ये है कि अमेरिका भुट्टो साहब से भी नाखुश था, इमरान खान से भी नाखुश है, क्योंकि उसकी वजह उन दोनों की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। यही इसी वजह है, उनके साथ वो हुआ और मेरे साथ ये हुआ कि मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया।
देखिए, वो तो जो कमजोरी होती है उससे फायदा उठाया जाता है ना। तमाम कामयाबियां और तमाम नाकामियां किसी फर्द की भी, किसी गिरोह की भी और किसी कौम की भी दाखिली होती हैं, उसकी अपनी कमजोरियों से पैदा होती हैं नाकामियां। और कामयाबी होती है, जैसे चीन को हुई है, हांगकांग को हुई है, मलेशिया को, तुर्की, वो भी उस कौम की अपनी स्ट्रेंथ है। मसलन ये तुर्कों का मुहावरा है, बाय द वे बात आ गई, तुर्कों का मुहावरा है कि जो जीन से उतर कर, यानी घोड़े की पीठ से उतर कर कालीन पे बैठ जाए वो तुर्क नहीं है। इसलिए तुर्क कभी गुलाम नहीं हुए। तो वो कौमों की अपनी कमजोरियां होती हैं जो जिसका नतीजा निकलता है, और लीडरों की अपनी कमजोरियां होती हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि भुट्टो ने आजाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की, इंडिया को ठिकाने पर रखा। मकबूल भट्ट की शहादत हुई तो उन्होंने हड़ताल की कॉल दी, और उस पर कश्मीर, आजाद मकबूजा कश्मीर में हड़ताल हुई। उन्होंने मुज़ाकरात बड़े अच्छे किए इंडिया से, उस पर उन्हें मतून करती थी अपोजिशन, लेकिन तारीख ने साबित किया कि वो अच्छे मुज़ाकरात किए थे। शिमला में अपने कैदी छुड़ा के लाए, अपना जो जिस पर इंडिया ने इलाके पर कब्जा किया वो तो वो वापस लिया। गलतियाँ भी पहाड़ जैसी हैं। इमरान खान की ये बात दुरुस्त है कि ये ममासलत की बात दुरुस्त है। इमरान खान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी और वजारत खारजा उनके साथ खड़ी थी, फिर भाग गए सारे लोग। ये अजीब बात है। रूस के दौरे तक तो सब साथ खड़े थे हारून साहब, उसकी वापसी के ऊपर हालात मुख्तलिफ हो गए मुकम्मल तौर पर। वो कायद आजम ने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्हें वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का असर ज़्यादा था, हालांकि सर सैयद अहमद खान की बनाई हुई यूनिवर्सिटी थी जो दो कौमी नज़रिए के कायल थे। अव्वलीन तो वही थे जिन्होंने इसकी बात की थी। तो कायद आजम ने कहा था, जब वहाँ उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने दो बहुत अहम बातें कही। एक तो खैर ये तंजिया जुमला था जो बिलमूम वो नहीं कहते थे, जब किसी के दिन फिरते हैं तो उसके, किसी गरीब के दिन फिरते हैं अमीर उसे याद करने लग, तो अमीर रिश्तेदार उसे याद करने लगते हैं। तो जब कोई आदमी जो है मुसीबत में मुब्तला होता है तो लोग उसे छोड़ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फैसले किसके हाथ में हैं। सही, ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब ने ये बात की है और वो बार बार दोहरा रहे हैं। प्रोग्राम में आगाज भी यास्मीन राशिद साहिबा से मुतालिक आपने भी बताया कि किस तरह से वोटर्स का तनासुब बदल रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि ये तरीके से वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मगर कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा? भुट्टो नहीं जीत गए थे, बाद में वो मानते भी थे कि 30-40 सीटों पे धांधली हुई है और वो दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उन्होंने इतना वक्त गुजार दिया, हर चीज का एक वक्त होता है, उसमें इस्लाह कर लेनी चाहिए। वो 16 मुल्कों के दौरे पे चले गए, 16 मुल्कों के, जरा गौर फरमाइए, मुज़ाकरात बीच में छोड़ के। और फिर उन्होंने जब फौजी अफसरों से ये कहा, जनरल ज़िया-उल-हक से और दूसरे फौजी अफसरों से कि मिलकर हुकूमत करते हैं, तो उन्होंने उसकी कमजोरी डिस्कवर कर ली। मैंने ज़िया-उल-हक ख़ानदान की ख़ातीन के इंटरव्यू किए ये समझने के लिए, ये बहुत पुरानी बात है, यानी 88 में 88 के आखिर में और 89 में कुछ किए, ये मालूम करने। घरेलू ख़ातीन जो कि पुरानी वजह की ख़ातीन कि जिन्हें कोई सियासत का पता नहीं था, कि ऐसे ही तरीके से उनसे पूछा कि भाई क्या कहते थे जनरल साहब ये जब PNA ने तहरीक शुरू की भुट्टो के खिलाफ, तो वो कहते थे शर पसंद हैं, खराबी कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक तो वो यही कहते रहे जहाँ तक मुझे याद है। और फिर जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल पे है और मईशत रुक गई है और एक दूसरे की गर्दनें काटने के दर पे हैं, तो जाहिर है उन्होंने अपना फौज ने फैसला कर लिया। और यह बड़ी अफसोसनाक बात है, जाहिर है फौजी हुकूमत कोई अच्छी हुकूमत तो नहीं होती। चलिए ब्रेक से आप वापस आके हमेशा मैं दोहराता हूँ, सिविल अदारे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और इस्तेहकाम आएगा, पायदार इस्तेहकाम आएगा। फौजी हुकूमत तो जो कुछ बनाती है, ज़िया-उल-हक ने तारीख साज कामयाबी हासिल की। 13 लाख अफगान कत्ल हुए और 60-70 लाख ने हिजरत की। 5000 बरस पुराने देहात उधेड़ दिए गए हेलीकॉप्टरों की बमबारी से, लेकिन उन्होंने रूस को निकाल फेंका। एज ए जर्नल ही वॉज ए ग्रेट जर्नल, इसमें कोई शुबह नहीं है। इंडिया गैर मुस्तहकम था इलाके में, बांग्लादेश गैर मुस्तहकम था, सिर्फ पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क था। अफगानिस्तान में तो खैर जंग हो रही थी, लेकिन हुआ क्या उसके बाद?
उसके बाद एक दिन तैयारा फट गया। फौजी हुकूमत तो कोई हुकूमत नहीं होती, ना फौज का कोई अमल दखल होना चाहिए। अगर हम अपने तजुर्बे से ये भी नहीं सीख सके तो हमने क्या सीखा? सही, बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, जैसे वापस आएंगे तो हारून साहब से सियासत से मुतालिक की गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के इस इल्ज़ाम के अंदर कितनी सदाकत मौजूद है कि इमरान खान साहब ने डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे असम्बलियों से जो मुस्ताफ़ी हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये उसकी गलती थी या फिर दुरुस्त फैसला था? ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, एक तो असम्बलियों वाला मामला है, ये बात हो रही है कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होकर शायद तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ी गलती की है, अगर इस्तीफे ना देती तो आज अपनी जंग बेहतर अंदाज में लड़ सकती थी। देखिए, एक बात मैं कह दूं, जो भुट्टो साहब के सिलसिले में दो बातें बड़ी अहम रह गई। एक तो ये है कि इस कदर एक मुंतक़िम मिजाज थे वो कि उन्होंने अपने साथियों को, पीपल्स पार्टी के लीडरों को जो मुस्तफ़ा खर से मिल गए थे, मुस्तफ़ा खर ने बगावत की और बाद में ख़ुद उन्होंने सुलह कर ली। साथी उनके दलाई कैंप एक जगह है, अगर आप मुजफ्फराबाद जा रहे हों तो एक जगह, मालूम नहीं है वो कमरे अब भी मौजूद हैं या नहीं, दरिया झेलम के किनारे पर, वहाँ पे उन्हें रखा। अदालत में इनकार कर दिया। कोई 7-8 आदमी थे, बाद में उनमें से बाद से मैं मिला तो उन्हें वहाँ रखा। आप हैरान होंगे कि भाई अपने साथियों को, अपने चीफ मिनिस्टर हनीफ रामे को उन्होंने शाही किले के तय खाने में रखा, लाहौर के शाही किले में। ये तो जुनेजो के दौर में आके ख़त्म हुआ। शाही किले में लोग रखे जाते थे तारीख तय खानों में। फिर ये भुट्टो ने एक और बहुत बड़ी तारीखी गलती की, जिसने मुल्क को माशी तौर पर बर्बाद करके रख दिया और आज तक नहीं संभला। संभलता है और फिर गिर पड़ता है, संभलता है और फिर गिर पड़ता है। वो ये है कि उन्होंने नेशनलाइज कर लिया इंडस्ट्री को। दुनिया में सोशलिज्म का तजुर्बा ऑलरेडी नाकाम हो चुका था। दुनिया में सबसे कम कारकर्दगी रूस के मजदूरों की थी, इटली से जो बदतर था उससे भी कई गुना कम थी। इसके बाद उन्होंने नेशनलाइज किया, सरकारी अफसरों के हवाले कर दिया और इंडस्ट्री तबाह हो गई। और आज तक हम उसकी कीमत चुका रहे हैं दो तरफ से। एक तो ये कि 400-500 रुपये मिनिमम हर साल जाते हैं, 46, 47, 48 रुपये पे। ये असद उमर साहब कह रहे थे हम इसको ठीक करके बेचेंगे। 4 साल में ठीक करके बेचना तो खाक, उसका खसारा बढ़ता गया, रेलवे का बढ़ता गया। साद रफीक ने अगरचे अच्छी कोशिश की लेकिन बढ़ता गया खसारा। और रेलवे तो खैर मजबूरी है, अब प्राइवेटाइज उसकी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। सही। तो इससे सारा सरमाया जितना भी मुमकिन था, मियाँ शरीफ ने भी अपना सरमाया, शरीफ खानदान ने भी उसी वक्त मुल्क से बाहर भेजा और सरमाया मुल्क से बाहर चला गया, ब्रेन ड्रेन भी हो गया, ज़हीन लोग सब चले गए। तो ये दो बड़ी गलतियां उन्होंने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि डोनाल्ड लू, अच्छा ये असम्बलियों का आप पूछ रहे हैं। हाँ। असम्बलियों में हाँ, ये एक नुक्ता नज़र ये है, और अब दिन ब दिन इसके हामियों की तादाद बढ़ रही है कि वो असम्बली में अगर मौजूद होते, इकबाल अली मोहम्मद जो MQM के हैं उनका इंतकाल हुआ और आमर लियाकत हुसैन का हुआ, 2 सीटें खाली हुई, ये 2 सीटें जीत लेते अगर कोशिश करते। एक तो तंजीम पे तवज्जो ही नहीं है, जीत लेते तो बड़े सीटें बराबर हो जाती, और बराबर हो जाती अगर, और बराबर ना भी होती, फर्ज कीजिए 2 सीटें कम होती, तो 3-4 सीटें कम होती, तो ये अपना तो बड़ी मुश्किल, या अपना ये तो 20 आदमी जो छोड़ गए थे, ये तो छोड़ ही गए थे, 20 हैं, ये 25 हैं कहते हैं कौमी असम्बली में। तो लेकिन ये इनकी तो पोजीशन बहुत ख़राब हो जाती और बहुत दबाव डालने की पोजीशन में होते। बहरहाल उससे तो सबक ही सीखा जा सकता है और स्ट्रेटजी में चाहें तो अभी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन उसका तो मेरा ख्याल वक्त गुजर ही गया। ठीक है, अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की। हारून साहब, वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डोनाल्ड लू से इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है, उसके साथ ही मैं एक और अहम सवाल भी आपसे कर देती हूँ कि क्या अमेरिका का इमरान खान साहब से मुताल्लिक बहुत सारे सवालात नहीं, नो, एक वक्त में एक सवाल, सारी बात उलझ जाती है। चलिए देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब वो हैं जो गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। इस मामले में उनकी हालत राना सनाउल्लाह से बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा शौकत खाना में ये हुआ, शौकत खाना में इमरान खान की मिल्कियत नहीं है, कौम की मिल्कियत है। कौम ने इसे पाला है, अपने खून से सेंचा है, अपनी खून पसीने की कमाई से। ये जो अदारे हैं, हिंदी फाउंडेशन, शौकत खानम, डॉक्टर अदीब रिजवी का अदारा जो है, या अखुवत है, या लाहौर में भी एक और कैंसर हॉस्पिटल बना, और बहुत सारे अदारे हैं, तालीमी अदारे बहुत सारे हैं।
अपना गजाली फाउंडेशन है, रीड फाउंडेशन है, तामीर मिल्लत फाउंडेशन है, इन अदारों के बारे में मोहतात रहना चाहिए। तो माफ़ी क्या मांगी है, उसके शवाहिद क्या है माफ़ी मांगने के? कोई भी इल्ज़ाम किसी पे लगा देते हैं। अलबत्ता ये है कि उनके रवैये में तब्दीली है, वो नज़र आ रहा है। वो हम कहते भी रहे हैं, हर कोई कहता रहा है कि भाई इतनी तलखी पैदा न करें किसी के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या हल होता है, आपको बात ही करनी पड़ती है। सही कहते तो वो रहे कि मैं अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ और दोस्ती चाहता हूँ, गुलामी नहीं चाहता, यहाँ तक तो ठीक था। सही। लेकिन बाद औक़ात बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। तो अब उन्होंने क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात की है जी, वो जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं जी। तो ये 3 साल से हैं और काफ़ी अहम समझे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक नुक्ता और भी आप समझ लें, वो ये है कि अमेरिका कुछ चीज़ें आउटसोर्स करता है बरतानिया को। क्यों करता है? इनका नेटवर्क बहुत अच्छा। आपको याद है कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, बरतानिया की टीम आ रही थी, तो बरतानवी सफारत खाने इन्होंने रोका था जी, इसलिए कि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। वो कब से काम कर रहे हैं? पाकिस्तान तो बना 1947 में, वो 250-300 साल से काम कर रहे हैं। आज भी जिम्मेदारों में उनके एजेंट मौजूद हैं, आज भी डॉक्टरों में भी हैं, डॉक्टरों में बहुत लोग रखते हैं। वो डॉक्टरों का एक्सपोजर बहुत होता है, एक्सेस बहुत होती है। जर्नलिस्टों में भी बात के बारे में ये गुमान किया जाता है। गुमान है, ज़ाहिर है, सबूत तो नहीं होता इसका, इन चीज़ों का, इल्ला ये कि कोई पकड़ा ही जाए। मगर MI6 का और ISI CIA का आदमी पकड़ते तो नहीं है, ये सही। राह के आदमी तो पकड़े जाते हैं। तो वो ये है कि पॉलिसी में उनके तब्दीली तो आ रही है। उन्होंने जो डोइचे वेले को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा, जो उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की उसके बाद तो जो बयान जारी किया वो जो असल गुफ्तगू हुई है उसे जाहिर नहीं करता। तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो पैसा जा रहा है गरीब मुल्कों से, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अमीर मुल्कों में जा रहा है और बरतानिया में सबसे ज़्यादा जा रहा है, ये बात याद रखें। स्विट्जरलैंड अब उतना नहीं जा रहा। तो उससे इन मुल्कों में गुर्बत पैदा होती है और फिर माइग्रेशन होती है, लोग जो हैं यूरोप की तरफ जाते हैं, उससे उन मुल्कों के लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। मगर दरअसल क्या बात हुई है तो कभी उनसे मुलाकात हो, वो बताना पसंद करें तो फिर ही पता चलेगा। बिल्कुल। डोइचे वेले से उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि हमला हो जाएगा यूक्रेन पे तो मैं न जाता। और ये फिर वजाहत उन्होंने की कि मैं वजारत खारजा के और इस्टेब्लिशमेंट से मशवरा करके गया और वो बहुत एंथुसियास्टिक थे। रूस से एक तारीखी वाक़या आपको बताऊं, देखिए अमेरिका जाना चाहते थे लियाकत अली खां और इनविटेशन नहीं मिल रहा था, इसके बरक्स नेहरू को इनविटेशन मिला, हालांकि वो रूस की तरफ माइल थे। तो लियाकत अली खां तेहरान गए, वहाँ हमारे सफ़ीर थे राजा गजनफर अली। अच्छा। तो राजा गजनफर ने, वो बड़े ज़हीन आदमी समझे जाते थे, अमरीकी उससे कहा, अमरीकी सफ़ीर से कि रूस से अपना रूसी सफ़ीर से कहा सारी कि भाई आप इनविटेशन दें। वो मुसलमान था, अजरबैजान का था, वो अजरबैजान का इलाका जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो उसने कहा हाँ अभी लें, फ़ौरन उसने इनविटेशन मंगा के दे दिया, तो फ़ौरन अमेरिका का इनविटेशन उन्हें मिल गया। तो ये बड़ा एक तवील पस मंज़र है, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में तलखी रही है। फिर अफ़गानिस्तान का वाक़या हो गया, यहाँ एक अमरीकी अड्डा था पेशावर के करीब बडबीर में जी, और अब तो वो शायद शहर का हिस्सा ही बन गया है। तो हमने कितनी बड़ी तारीखी गलती की है, हमने ये तारीखी मौका खो दिया है अपनी बुज़दिली की वजह से और अपनी कम हिम्मती की वजह से और अपनी मरूबियत की वजह से और अपनी खुए गुलामी की वजह से कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार कर सकते थे। 10-15 बिलियन डॉलर कोई ऐसी रकम नहीं है जो आपको मिल न सकती हो। आप जैसे रूसी सस्ता तेल बेच रहे हैं, आपके पास भी बहुत कुछ है, इसलिए आपके पास सोने के ज़खायर हैं 1000 बिलियन डॉलर से 2000 बिलियन डॉलर तक के, और कोयला है और बहुत सी चीज़ें, कुछ आप कर सकते थे। या मुश्किल से गुजर जाते ना, मुश्किल से चीनी नहीं गुजरे, हांगकांग वाले नहीं गुजरे, मलेशिया वाले नहीं गुजरे, तुर्की वाले नहीं गुजरे। तुर्की की करेंसी की कीमत जो है 75% कम हुई है जी। तो कौमें इससे गुजर जाती हैं, लेकिन आज़ादी का कोई बदल तो नहीं है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद इंसान की सलाहियत बरूए कार आती है, आज़ाद कौमें मोज़े कर दिखाती हैं। चीनी आज़ाद थे ना,
$180 फीकस इनकम थी 1981 में उनकी, हमारी 380 थी। आजाद थे तो यहां तक पहुंचे ना। तालीम, आजादी, तालीम, जदीद उलूम, उसके बगैर नहीं कौमें तरक्की करती। ठीक है। जब आपके हाथ बंधे हुए, अब IMF आपकी नाक रगड़ रहा है ना। मैंने, आपने जिस दिन मिफ्ता साहब ने कहा एक दिन में दस्तखत हो जाएंगे, कहा दिन, मैंने आपसे कहा था नहीं होंगे। बिल्कुल, इसलिए कि हम मिफ्ता साहब को भी जानते हैं और IMF को के भी तरीक़ाकार को समझते हैं। अभी वो और शर्तें मनवाएंगे और पसे पर्दा खुदा जाने वो क्या क्या मुतालबे कर रहे हैं। मतलब जाहिर है वो चीन के साथ है, वो कह रहे हैं कि अपने ताल्लुकात महदूद करो, और ये नामुमकिन नहीं है कि रूसी चीनियों से ये कहें कि आप भी, अब तो सिर्फ उसकी जो मुस्तकिल सीट है सलामती कौंसिल की, रूस ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है इंडिया का, और जाहिर है हमें भी उन्होंने जतलाया कि जब आप हमारे साथ ये रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर यही होगा। सही है। तो कल अगर चीन भी हमायत कर दे, $100 बिलियन की एक्सपोर्ट है चीन की इंडियन मार्केट के लिए, और वो अगर $150 बिलियन की उन्हें ऑफर दे दें तो चीन भी कहते आप कहां खड़े होंगे। दूसरों के सहारे पे जिंदगी बसर नहीं की जाती, जिंदगी अपने बल पे बसर की जाती है। ठीक है, आपने पसे पर्दा मुतालबात की भी बात की और आपने अड्डे के हवाले से भी अमेरिका की बात की। इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में हारून साहब ये भी कहा है कि ये अमेरिका को अब अड्डे भी देंगे और एक नई अमेरिकी जंग के अंदर भी पड़ जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान और मौजूदा क़यादत के बारे में ये बात की है। देखिए ना, वो तो बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। अपना जनूबी वजीरिस्तान में फौज पे कानवाय पे हमला हुआ है, TTP ने उसे ओन किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बड़े फ़ख्र का इजहार किया है खुदकुश हमले पे। कोयला जो है वो $90 का था तो उन्होंने $200 का कर दिया। बड़ा तंजिया बयान दिया है तालिबान ने कि हम पाकिस्तान के फटे हुए लिबास में पैबंद नहीं लगा सकते, और वो इंडिया की तरफ माइल हो रहे हैं। ये सब निशानियां हैं ना इस बात की, जब आप कमजोरी का इजहार करेंगे तो उससे बड़ी खराबी होगी। अड्डों की बातचीत तो कभी खत्म हुई ही नहीं, लेकिन मैं आपसे दो बातें मुस्तकिल कहता हूं। अड्डे कोई नहीं दे सकता, इमरान खान साहब का ख्याल है देंगे, नहीं दे सकते अड्डे। देंगे, जो हुकूमत अड्डे देगी उसका अंजाम बहुत खराब होगा, और इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। ये भी बड़ा दबाव है, मसलसल है, इमरान खान के ज़माने में भी था, इमरान खान के बाद साथी भी कायल थे इसके, और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बयानात देते थे, बाद अखबार नवीस भी कायल करने की कोशिश करते थे, लेकिन इमरान खान इस पर डटे रहे, ना इसराइल को तस्लीम करेंगे ना अड्डे देंगे। सही। तो ये सिर्फ रूस का दौरा ही तो एक वजह नहीं है, और भी तो वजूहात है ना। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाना है। हमारी जो खुए गुलामी है वो तो है ही। ठीक, ब्रेक की तरफ जाना है, मगर उससे पहले एक आखिरी सवाल। अब बरतानवी हाई कमिश्नर से तो मुलाकात इमरान खान साहब ने की है, हमारा मामला तो खराब अमेरिका के साथ है, अमेरिकी सफीर क्यों नहीं आता और क्यों नहीं मुलाकात करता इमरान खान साहब से? देखिए, अमेरिकी सफीर ही समझिए मिला है, बरतानवी सफीर बरतानिया जो है वो अमेरिका के लिए काम करता है, उनके पास तजुर्बा ज़्यादा है इस खत्ते का। अफगानिस्तान की जंग में भी MI6 पे बड़ा भरोसा करते थे, और अमेरिकी सफीर भी मिल लेगा। अमेरिका की एक वाज़े कतई पॉलिसी है, किसी पॉपुलर पार्टी से किसी भी अहम मुल्क में ताल्लुकात ख़त्म न किए जाएं। पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है, सिर्फ CPEC की वजह से नहीं, इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सारी दुनिया जानती है कि वो बड़ी अहम है। सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा है पाकिस्तान, आप सेंट्रल एशिया में दाखिल ही नहीं हो सकता पाकिस्तान के बगैर। मैंने कई दफ़ा आपसे अर्ज़ किया है कि चाबहार की जो पोर्ट ईरानियों ने बनाई, जिस पर इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, उसका और गवादर का 16 घंटे का फ़र्क है। यानी ट्रक अगर सेंट्रल एशिया से चले तो 16 घंटे पहले पहुंचेगा गवादर में, और चाबहार बड़ी बंदरगाह नहीं बन सकती अगर सेंट्रल एशिया से तजारत शुरू हो गई। गवादर का पोटेंशियल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह से, समंदर सब एक जैसे नहीं होते। समंदर तो मदीना मुनव्वरा के करीब भी है, मगर वहां कोई बंदरगाह तो नहीं है। सही, ठीक है, बहुत को ज्यादा फासला तो नहीं मदीना मुनव्वरा से समंदर का। जब आप मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा से या जद्दा से मदीना मुनव्वरा जा रहे हो तो आप साहिल समंदर के साथ चले जाते हैं, खासतौर पर जब जद्दा से जाते हैं। जद्दा में है ना बंदरगाह, मदीना मुनव्वरा में तो नहीं है। सही। तो कैलिफोर्निया इस वक्त सबसे बड़ी बंदरगाह है, और उससे 3 गुना बड़ी बंदरगाह बन सकती है। खुदा ने तो हमें बड़े वसाइल दिए हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, ज़रख़ेज़ ज़ेन दिए हैं, बेहतरीन मौसम दिए हैं,
50 -50 से +50 तक दर्जा हरारत जाता है पाकिस्तान में, एक वक्त में -50 और +50 होता है जी। और दुनिया की हर फसल यहाँ उगाई जा सकती है। लेकिन वो हम कोई एतदाल का, होशमंदी का, इल्म का, मनसूबाबंदी का रवैया अख्तियार करें तो तब है ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं खासतौर पे कराची को लेकर, बानी एमकेएम के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं बाबर गौरी, उनकी अचानक से पाकिस्तान वापसी के पीछे मकसद क्या है या फिर कोई मनसूबा करार दिया जा सकता है। एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, कराची पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाबर गौरी साहब ने कहा कि मकसद पाकिस्तान आने का वालदा की अयादत है, वाकई ये मकसद है, किसी मंसूबे के तहत लाए गए हैं वो? देखिए, कराची में तासुर ये है कि उन्हें इसलिए लाया गया है कि पीटीआई को महदूद किया जाए। ये तजर्बा पहले भी हो चुका है और ये तो हम जानते हैं कि एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशें होती रही हैं। उसमें मुख्तलिफ लोग थे, सिंध के साबिक़ गवर्नर इशरत इबाद के बारे में भी सोचा जाता रहा और एक बार ये बहुत सीरियस कोशिश की भी गई और ऐलान भी हो गया मुस्तफ़ा कमाल ने, और दूसरे क्या साहब हैं उन्होंने ऐलान भी कर दिया, डॉक्टर फारूक सत्तार ने, लेकिन वो बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी। तो ये पता चल जाएगा। ज़ाहिर है वो मुल्क से भागे हुए तो इसलिए थे कि उन पर मुकदमात बड़े संगीन कब्ज़ों के, और मतलब ये वो जो 2016 में तकरीर की थी मुत्तहिदा के बानी ने, तो उस पर सर हिलाने वालों में ये भी शामिल थे। और कराची पोर्ट ट्रस्ट में जो है वो बहुत से संगीन इल्ज़ामात हैं इन पे। तो अभी तो हिफाजती ज़मानत उन्हें दे दी है, इनके कंडक्ट से पता चलेगा। सियासतदानों की बात के बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं सियासतदानों में कि जो कुछ वो कह रहे हो वही मुराद भी उनकी वही हो। सही, ठीक तो है, ये पता चलेगा। लेकिन सौलत मिर्जा ने भी तो बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं बाबर गौरी के बारे में हारून साहब। ये उन्होंने इल्ज़ाम कहा, कराची इलेक्ट्रिक उसके चेयरमैन थे, नाम क्या था उनका, शाहिद हामिद साहब, उनके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था इनके हुक्म पे। मैंने सौलत मिर्जा फिर पकड़े गए थे, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया था। 2098 में भाग गया थाईलैंड। ये एमकेएम ने बहुत सी पनाहगाहें बनाई हुई थी थाईलैंड और अफ्रीका में और श्रीलंका में और खुदा जाने कहाँ कहाँ, कनाडा में, और बड़े वीज़े मिलते थे इनको आसानी से बरतानिया और अमेरिका के। उनकी सरपरस्ती ने हासिल थी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की। अच्छा, तो वो फिर पकड़े गए बाद में और मत जेल में रखे गए और 2015 में उन्हें फांसी दी गई। इन्होंने तो तरदीद की है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले, और इन्वेस्टिगेशन उस तरह न हो जैसे उज़ैर बलोच की हो रही है। हर मुकदमे में वो बरी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है हारून साहब। हिफाजती जमानतों का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा या बात यहीं पे रुक जाएगी? नहीं, वो तैयारी हो रही है। अपना बेगम शहबाज शरीफ, अच्छा, और उनके साहबजादे नुसरत शहबाज और साहबजादे दामाद उनके अली इमरान, सलमान शहबाज और उनके दामाद अली इमरान, अली हारून। अच्छा, और उनकी भी जमानत की कोशिश की जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। तो वो जब जाएगा अदालत में तो फिर देखेंगे। बहुत से लोगों की जमानतें हो गई, बहुत सौ की हो जाएंगी, बहुत सौ को अदालतों ने रिलीफ दे दी, बहुत सौ को शायद दे देगी। तो वो तो आपको पता ही है कि हमारे अदालती निज़ाम का क्या हाल है। और अदालती निज़ाम में बार बार आपको याद दिलाता हूँ, सिर्फ जजों पे मुश्तमिल नहीं होता। जज एक ठीक फैसला भी करना चाहे, बाकी सारी मशीनरी जो है अगर उसकी मदद नहीं कर रही बल्कि रुकावटें खड़ी कर रही है, वकील ही रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, तफ्तीश करने वाले ही कर रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं और नादीदा कुव्वतें कर रही हैं, तो क्या हो सकता है? सही है। इसहाक डार साहब की जो वापसी हो रही है हारून साहब, वो भी ऐसे ही हो जाएगी या कुछ हालात मुख्तलिफ? इसके बाद, इनके बाद ये जब हो जाएगा, सुनने में ये आ रहा है कि इसके बाद इसहाक डार साहब वापस आएंगे और नवाज शरीफ के नुमाइंदे का वो किरदार अदा करेंगे। ठीक है हारून साहब, ताज़ा तरीन खबर आई है। मैं ज़रा किस तरह से नून लीग अपने चहेतों को नवाज रही उसके ऊपर आऊँगी, मगर ताज़ा तरीन खबर है इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं एक सहाफ़ी, उनको इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। तो कर लिया गया होगा, उसमें नाम लेने में भी क्या हर्ज है? उनका नाम लें आप।
अच्छा, नाम कुछ और लोगों के भी अरुण साहब कि किस तरह से नून लीग आती है अपने चहेतों को नवाजती है। नाम तो आपके पास है, आप देंगे नाम। किसको गिरफ्तार कर लिया गया है बताएं ना। इमरान रियाज खान की बात कर रही हूँ अरुण साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ ठीक है, वो तो देखिए ना, उनके पे तो हर शहर में मुकदमात दर्ज हो रहे थे और FIR, एक ही FIR थी जो हर शहर में दर्ज हो रही थी। और अभी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया था और उनके असले के लाइसेंस मनसूख कर दिए थे वो बहाल करने का। लेकिन जब हुकूमत तय कर लेती है तो फिर क्या हो सकता। सही है, ठीक है। हुकूमत जब अपनों को और भी लोगों पे अताब नाज़िल हो सकता है। सही है, हुकूमत अपने को नवाजने की जब सोच लेती है अरुण साहब तो वो भी नवाज के रहती है। वो नाम आप बताएंगे किस तरह से नवाज रही है नून लीग अपने लोगों को? नहीं, वो अली जान है ना, आपको बताया तो था। वो तो देखिए ना, टर्शरी हेल्थ के भी वो हैं, यानी मेडिकल कॉलेजों के भी वही सेक्रेटरी हैं, प्राइमरी हेल्थ के भी वही हैं, और एक वो हेल्थ फैसिलिटेशन कमेटी है, कंपनी है, वो कंपनी भी आपको पता बनाई हुई, उसका भी चार्ज उन्हें दे दिया, यानी 3 चार्ज उन्हें दे दिए गए और वजीर सेहत भी नहीं मुकर्रर किया गया। वजीर सेहत जो हैं वो वजीर आला खुद ही हैं, तो इससे उनके लाडले अफसर हैं। जैसे ये महमूद साहब हैं, पिंडी के कमिश्नर थे, आज उन्हें विंडिकेट कर दिया, उन्हें बरी कर दिया गया है कल मशहूर ज़माना कि वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पे उन्हें तमगा दिया गया था, तमगा, और चली वो 1.5 साल के बाद। वक्त खत्म हो गया अरुण साहब, मेरे पास एक और 2 अहम चीजें थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल उसके ऊपर आपसे मैं तज्जिया लूं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच अरुण साहब का। आप देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।